लार्ज इसमें डिवीजन्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, फिर आगे ऑर्डर होते हैं, फिर इसी तरीके से फैमिली होगी, जेनरा होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही डिवीज़न है, एक्सटेंसिव डिवीज़न है। आप कह सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन लास्ट तक जाता है। जैसे ब्रह्म कमल है, हाई एल्टीट्यूड पर उगता है। सो एंड देयर आर सो मैनी फ्लावर्स, सो लेट अस गो टू द जैसे आपने अभी हम लोगों ने देखा था कि एक माइन्यूट एंजियोस्पर्म था और कुछ कुछ बड़े बड़े भी होते हैं। तो माइन्यूट में हमने कौन सा देखा था? एक तो यूकेलिप्टस देखा था और दूसरा कौन सा देखा था जो छोटा सा था? सो इट वाज नाउ वॉल्फिया। उसी तरीके से माइन्यूट को डकवीड कहा जा सकता है, तो ये भी बात कही गई है। तो वॉल्फिया वही है डकवीड। नाउ कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में उगते हैं, तो इस तरीके के अगर फ्लावर्स हैं तो वाटर में, जैसे लोटस हो गया। और कुछ ज़ीरो फाइट होते हैं, दिखने में फ्लावर हैं लेकिन वो नाग फनी जैसे हैं, कांटेदार। तो ज़ीरो फाइट कैसा है? सो इट इज़ हैविंग थॉर्न्स। सो ये ज़ीरो फाइट है, रेगिस्तानी डेजर्ट में उगते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा देयर इज़ फर्दर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट में देखें तो आप यहाँ देख रही हैं कि जिसके एम्ब्रियो में ऊपर डाइकॉट है तो दो कॉटिलीडन होंगे और इसमें सिंगल कॉटिलीडन होगा। इसका फ्लावर पेंटामेरस है और इसका फ्लावर कैसा है? ट्राइमेरस है। तो ये बात दिखाई पड़ रही है इसमें। मतलब जो भी कोरोला है वो 5 है और पीछे कैलिक्स भी 5 है। कैलिक्स दिखाई पड़ा? दैट इज सेपल, दिख रहा है। और ये कोरो, और ये देखो इसमें 3 3 है। 3 3 के डबल सेट भी हो सकते हैं। ये नहीं कि टोटल नहीं देखा जाता है कि फ्लावर ऐसा नहीं है। कभी कभी विद इन वन पेटल अदर पेटल होता है, कई वर्ल्ड्स में भी पेटल होते हैं। ऐसा भी देखा है कि नहीं? गुलाब में देखो, क्या एक ही वर्ल होता है कि बहुत सारे होते हैं? भले ही वो ट्राइमेरस हो लेकिन कई वर्ल्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें रूट्स हैं, तो इस केस में जो डाइकॉट है उसमें टैपर्ड रूट है, सिंगल एक रूट रहेगी। जैसे रेडिश है, गाजर है, तो इस तरीके से कैरेट है। और जबकि इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, फैली हुई रूट्स होंगी, कोई इसमें मेन नहीं होगी। यहाँ पर देखें तो इसमें वेस्कुलर बंडल वेल अरेंज्ड होगा डाइकॉट में, और जबकि इसमें स्कैटर्ड होगा। इसकी जो लीफ होगी, क्या उसमें वीनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट दिख रहा है, पीपल। और इसमें कैसा वीनेशन है? क्या पैरेलल वीनेशन है? देखो जरा, केले का पत्ता, पैरेलल वीनेशन। इस तरीके से हमने देख लिया कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। और जो एंजियोस्पर्म होगा उसमें क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो पेयर में होंगी, और जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होंगी? दिस विल बी इन अल्टरनेट हो या किसी भी तरीके से हो। सो दिस वाज एंजियोस्पर्म। अब हम देखेंगे आपकी बुक में एक लाइफ साइकिल दी है एंजियोस्पर्म की का जीवन चक्र कैसा है। लेट अस सी दैट। नाउ दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। पेज नंबर 41 पे आप भी देख ही रही होंगी, यही है कि नहीं? तो इसमें क्या दिया है, किस तरीके से अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है, और क्या ये मेनली डाइप्लॉइडिक होते हैं? जिम्नोस्पर्म में ही हमने देख लिया था कि डाइप्लांटिंग फेज जो है वो प्रिवेल करता है। तो इसमें किस तरीके का होगा, कैसा फेज होगा जो प्रिवेल करेगा, वो सारी चीज़ें हम देखें। नाउ अब देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म।
तो ये फ्लावर दिया हुआ है, तो फ्लावर खुद एक स्पोरोफाइट है, लेकिन फ्लावर में गेमीट्स भी होंगे, गेमीटोफाइट। तो ये फ्लावर हो गया। इस तरीके से, सो इट इज स्पोरोफाइट, बट इसके अंदर गेमीटोफाइट होंगे स्पोरोफाइट के अंदर। ओके, सो विद इन दैट देयर विल बी, क्या क्लियर नहीं आ रहा है? ब्लड आ रहा है क्या? बताया करो। पूछने की आदत डालो, नहीं तो फिर बढ़ नहीं पाओगी मानसी। कुछ भी चीज़ तुमको अगर पूछनी हो ना तो पूछा करो, ठीक है? नहीं तो फिर उससे क्या है कि आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी होता है। अब ये देखो कि ये दिस इज, इसी में से एंथर भी निकलेगा और इसी में से क्या निकलेगा, ये। हाँ, और इसके अंदर ओवरी होगी, तो दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल सब कुछ होगा ऐसे। अब देखो, फिर जब ओवरी होगी तो ओवरी में अंदर क्या होगा, इसमें एक मेगा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर एक मेगा स्पोरेंजियम है और इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम है। अंदर में इसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा और किसी एक लोब में टेट्रा लोब्ड हैं, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो स्पोरेंजियम बनेंगे, वो इसमें फिल होंगे और कुछ इसमें से निकलने लगेंगे ऐसे जब डिसेंस होगा। तो ये जब यहाँ पर निकलने लगेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो क्या होगा आफ्टर दैट माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत छोटे छोटे होंगे, हो सकता है दिखाई भी ना दें, येलो पाउडर होता है। अगर आप देखेंगे पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स जो बाज़ार में बिकता है ये येलो पाउडर होता है और इसके पैकेट भी बिकते हैं पॉलन के। नाउ pollen grain powder let us see how it looks like. So it is like this, ये pollen grain powder है और ये बाज़ार में भी बिकता है। अगर pollen, किसी का भी pollen हो सकता है, तो ये देखो pollen grain का ऐसा येलो पाउडर होगा, pollen grain, ठीक है? तो अच्छे खासे दाम पे बिक जाता है। दीज आर पॉलेंस, तो ये पॉलेंस हैं छोटे छोटे। ओके, नाउ अगर आप देखें कि पॉलन ग्रेन खुद कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा, छोटे होने पर भी ये ऐसा होता है। तो स्मॉल पॉलन ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये चीज़। अब देखो, तो इसमें से क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में से माइक्रोस्पोर निकलेंगे। तो जब वो चीज़ होगी, यानी इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस का क्या मतलब है? मियोसिस का मतलब है सिंगल मदर सेल कितने में टूटेगी, क्या 4 में? जरा चेक करो। यानी भले ही इसके अंदर सिंगल मदर सेल हो, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो 4 में टूट चुकी होगी, ऐसा होगा। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ मियोसिस लिख दें, जबकि ये मदर सेल लिख दें, मदर सेल माइक्रोस्पोर की। फिर इसके बाद क्या होगा कि इससे, यही पॉलन ग्रेन है, गेमीटोफाइट
पॉलन एन जनरेशन जिसको कहा जा सकता है, यहीं से एन जनरेशन शुरू हो गई। सो अब सिंगल ले लो एक, उसी का मैग्नीफिकेशन है बस, फिर कुछ नहीं हुआ है। और इस सिंगल में पॉलन ग्रेन में इसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो 2 न्यूक्लियाई कौन कौन से वो तो आपको मालूम है ना, एक जनरेटिव और वेजिटेटिव है, तो बुक में बना हुआ है कि नहीं दोनों। और फिर बाद में आपको मालूम है वेजिटेटिव न्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाएगा। अब ये देखो, फिर अब देखो इसमें सब कुछ बनी है, इंटीगमेंट एंटीपोडल सेल सब पूरा बना है, तीनों चीज़ें, जिसे एम्ब्रियो सैक कहा जा रहा है ऐसा। 2 पोलर न्यूक्लियाई भी बनी है, और ये ट्यूब अपने आप इसमें से हो जाएगी, इसको पोरोसिस कहते हैं, ठीक है। और शीलोसिस अगर यहाँ से जाए और बीच में जाए तो मीजोसिस। अब देखो, अच्छा ये चीज़ जो थी मेगा स्पोर, इसके अंदर जो था अंदर वाला देखो, तो वो जो अंदर अंदर वाला है, बाहर का मत देखो, तो अंदर में, इसके अंदर में ओवरी थी, ओवरी तो डिवाइड हो जाएगी और फ्रूट बन जाएगी, ओवरी को भी मत देखो। ओव्यूल देखो, तो इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ये पूरा कवर्ड है। अच्छा, इसको कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। ये भी जो मदर सेल है ये 2n है, ये भी तो 2n है। ये कैसा है, ये n है क्या, ये n है क्या, ये क्या हो गया, अभी भी ये 2n है, लिख ही दिया है 2n है। तो अब यहाँ से जब इसमें इनका जुड़ जाना होगा, अभी तक गया नहीं है, इसके पास ये दोनों यहाँ पे हैं, अभी गया नहीं है। आप देखो येलो लाइनिंग बनी है आपकी कॉपी में, बुक में, येलो वाला गेमीटोफाइटिक फेज है, तो उसमें आप देख रहे हो ना, अभी गया नहीं है। और अब आगे जाएगा तो फिर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में तो 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2n है, नहीं तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। अब जाइगोट आगे क्या बढ़ेगा, क्या इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और ये एक एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो का बनना सीड के अंदर होता है, बात मालूम है आपको क्या, सिर्फ जाइगोट से नहीं बात बनती है। तो ये एम्ब्रियो है, ये सब कहाँ पे होगा, विद इन सीड। और ये एक एम्ब्रियो, उसी के लिए तो एम्ब्रियो सैक बना था। इस चीज़ को क्या कहा गया था, अभी तो एम्ब्रियो सैक नहीं कहेंगे, लास्ट में कह देते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी में एम्ब्रियो रहना है, तो कहने को तो कहा जा सकता है ये एम्ब्रियो सैक है। वैसे सैक बोल रहे हैं लेकिन इसमें एंडोस्पर्म भी रहेगा, तो ये एम्ब्रियो हो गया। सो दिस इज एम्ब्रियो, लिव्स इन एम्ब्रियो सैक, और एंडोस्पर्म भी इसमें रहेगा, दोनों मिलकर सीड कोट कहलाएंगे। और फिर इस एम्ब्रियो से ये बन जाएगा। ये जो है ये 2n फेज है। तो आप देख लें कि यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो कैसा है, इट इज़ दैट इज़ हैप्लांटिक। तो ये एक फेज हो गया जो कि हैप्लांटिक है, और जबकि दूसरी तरफ का फेज क्या हो गया, दैट इज, ये अलग है। तो अब हमारे पास 2 तरीके के फेज आ गए, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, वो ज़्यादा समय की रहती है, फूल तो बहुत थोड़ी दिनों के लिए निकलते हैं, देखा है कि नहीं किसी भी पेड़ में। गेमीटोफाइटिक एन जनरेशन, तो इसको ये तो या डाइप्लॉन्टिक बोला जाए, बहुत थोड़ा परसेंट है तो इसको इग्नोर कर देंगे, डाइप्लॉन्टिक बोलेंगे। और अगर 40-60 का है तो डाइप्लोहेप्लांटिक बोलेंगे। मेरे ख्याल से डाइप्लॉन्टिक बोला जाएगा। ये है। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हो गई है, आगे का पेज पलटो। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। सो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉन्टिक एंड डाइप्लॉन्टिक सेल,
दोनों होते हैं। डिवाइड बाय माइटोसिस, सो चाहे अगर हैप्लॉइड हो, अब 3 तरीके के ऐसे हैं, जैसे कि एल्गे, जिम्नोस्पर्म, एल्गे हो गया, फिर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन तीनों में कौन सा फेज ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? ज़्यादातर आप देख लो, अगर याद आ रहा हो तो पीछे हमने मर्केंटिया देखा था, नीचे कैसा था, क्या गेमीटोफाइटिक था और ऊपर स्पिरोफाइटिक था? तो गेमीटोफाइट पहले रहता है, बाद में स्पोरोफाइट होता है, उसमें फिर स्पोर निकलते हैं, फिर मियोसिस होती है, ये सब होता है। तो उसमें हैप्लॉन्टिक मेन है। बताओ किसमें किसमें हैप्लॉन्टिक मेन है, जरा फिर से। हाँ, अच्छा, देखो ये इसमें लिखा भी है, हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस गेमीट्स बाय meiosis. This plant body represent a gametophytic phase. This is gametophytic phase. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploidic sporophyte plant. तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जो जाइगोट हो जाएगा वो माइटोसिस भी करेगा और मियोसिस भी करेगा। मियोसिस करेगा तो गेमीटोफाइटिक फेज बनाएगा और माइटोसिस करेगा तो स्पोरोफाइटिक फेज बनाएगा। समझ में आ गई? हमारी भी बॉडी में तो जाइगोट दोनों ही करता है, पहले माइटोसिस करता है, बाद में किसी एज में जाके जब एडल्टहुड होता है तो ये मियोसिस करने लगता है पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि नहीं? फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाई माइटोसिस, दोनों चीज़ें हो रही। द हैप्लॉइडिक स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय मियोसिस, हैप्लॉइडिक स्पोर्स भी बनेंगे और डाइप्लॉइडिक, और दोनों फिर स्कैटर होंगे, दोनों तरीके के स्पोर होते हैं। अच्छा, इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। और फिर क्या होगा कि हैप्लॉइड फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे मियोसिस से, डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर माइटोसिस से स्पोर प्रोड्यूस हो गए तो क्या एक दो स्पोर में काम चल जाएगा कि उनसे और भी बनने चाहिए? बताओ, बहुत बनने चाहिए कि नहीं? तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फिर उनकी माइटोसिस चाहिए? मान लो अगर एन वाला गेमिटोफाइट है तो वो तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा ना, अब उसका रिड्यूस डिवीजन संभव ही नहीं है, एन तो बन ही चुका है, अब क्या रिड्यूस डिवीजन करेगा? तो thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is a alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing sporophyte। तो इन्होंने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, क्योंकि इन प्लांट हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। प्लांट में ये क्षमता है कि हैप्लॉइड सेल और डाइप्लॉइड सेल दोनों डिवाइड कर सकें माइटोटिकली, दोनों कर सकते हैं, दोनों ग्रोथ कर सकते हैं। आपको मालूम है जो थैलस है वो एक हैप्लॉइडिक है, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से दोनों माइटोटिकली डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। जबकि ह्यूमन में जितने ओवम होते हैं बर्थ के समय में गर्ल्स में, वो उतने ही होते हैं 438 ओवम, वो उसके बाद डिवीजन नहीं होता। स्पर्म्स में होता है लेकिन ओवम में नहीं होता है। लेकिन प्लांट में ये क्षमता है, पहली लाइन में लिखा हुआ है, Thus during the life cycle of any sexually reproduced plant there is alteration of generation। तो हमने क्या देखा बताओ? मर्केंटिया में स्पोर निकले, उनका फिर मियोसिस हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हुआ, फिर अब उनकी आइसोगेमी, एन आइसोगेमी हो चाहे ऊगेमी हो, फिर से जुड़ गए। तो क्या फिर से उन्होंने 2n बना दिया? तो कभी n बनाते हैं, कभी 2n बनाते हैं। तो ये क्या अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं है? कि अगर आप मर्केंटिया में देखो, मैं आपको दिखाऊं कि हाउ यू विल ये अप्रिशिएट द अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये चीज़। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ नीचे क्या है, गेमीटोफाइट है, फिर इसके बाद इसी में कहीं पर क्या होगा कि इन्हीं में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेल गेमीट होंगे, फीमेल गेमीट होंगे, माइटोसिस करके आगे बढ़ जाएं तो स्पोरोफाइट बन जाएगा कि नहीं? स्पोरोफाइट बन गया, लेकिन स्पोरोफाइट जब बस्ट करेगा और उनमें मियोसिस होगी आगे चलकर, तो फिर से गेमीटोफाइट बन जाएगा, और वही गेमीटोफाइट क्या नया प्लांट नहीं उगा देगा?
तो नया प्लांट, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है नए प्लांट का उगना, ऐसे जनरेशन नहीं कि एक ही में होती रहे। ये नहीं कि हर साल उस प्लांट पे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एक प्लांट से जब नई जनरेशन जाएगी तो फिर से वो साइकिल फिर से पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ का साइकिल है एंजियोस्पर्म का, क्या यही फिर से जब साइकिल पूरा होगा तो अब एम्ब्रियो से क्या वही उसी पेड़ का फूल बनेगा क्या, कि नए प्लांट का फूल बनेगा? तो फिर अल्ट्रेशन हुई कि नहीं जनरेशन की? ऐसा हर एक में होगा। तो इस तरीके से अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है सीड से फिर नया प्लांट बनना। जैसे हम लोगों में जनरेशन बदलती है वैसे प्लांट में भी बदलती है। अब आगे देखो, तो अब जैसे कुछ कुछ में क्या होता है कि बहुत थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट रहते हैं, जैसे मर्केंटिया में आपने देख लिया बहुत थोड़ी देर के लिए रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसे हम एप्लांटिक लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। हाउ एवर डिफरेंट नाउ different plant groups as well as individual represent them differ in the following pattern. जो sporophytic generation is represented only by sporophytic generation is represented by one celled zygote. There is no free living sporophyte, यानी स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाइप्लॉइड स्पोर। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई कि जनरली स्पोरोफाइटिक फेज बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगा और वन सेल्ड जाइगोट रहेगा, ज़्यादा सेल नहीं रहेंगे। मतलब माइटोसिस अगर होगी भी तो सिर्फ जो जाइगोट बनेगा एक सेल बनेगा, फिर उसके बाद फिर उसकी मियोसिस शुरू हो गई। तो अगर हम यहाँ कहें तो बहुत ये वन सेल्ड जाइगोट, लेकिन उस एक सेल के आगे फिर और नहीं बना, फिर क्या शुरू हो गई, ये जाइगोट बन गया, मियोसिस शुरू हो गई। तो जहाँ पर एक बार बस एक जाइगोट बने और उसके बाद फिर से मियोसिस होने लग जाए, तो ऐसे केस में उसे हमें हैप्लॉन्टिक ही कहना चाहिए। सिंगल जाइगोट रहने से बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, बोलो। तो इसलिए नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता कि हवा में स्पोरोफाइट घूमे, उसी के अंदर वो आपके जो फ्यूनेरिया के ऊपर कैप्सूल है सीटा से लगी हुई, उसी में फिर मियोसिस होगी, यही चीज़ होगी। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, वही बिखरेंगे भी और फिर वो बिखर जाएंगे तो क्या जर्मिनेट करके फिर वो नीचे का गेमीटोफाइट बना देंगे। यही होता है इसमें, जब बिखर जाएंगे ना तो वो बिखर जाएंगे एन क्रोमोसोम वाले, और जहाँ गिरेंगे वो इतना बना देंगे, और फिर इन्हीं में कहीं पर इनके टिप में मेल और फीमेल गेमिटोफाइट होगा, या इनके टिप में ना हो दूसरे में से लैंड कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि दोनों में है तो उसको कहते हैं कि हर्माफ्रोडाइट, और नहीं तो कोई कोई अलग भी होते हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, उसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, और वरना मोनो सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं। अब देखो इस तरीके से दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज नॉन हैप्लांटिक। मैंने वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। वॉल्वॉक्स में भी आप एक मदर सेल कॉलोनी से फिर बहुत सारे बनेंगे, फिर उसके अंदर डॉटर सेल कॉलोनी बनेंगी, वो सभी हैप्लॉइडिक होती हैं, और बस्ट करके फिर वो जो बस्ट भी करती हैं वो भी हैप्लॉइडिक होती हैं। सिर्फ मदर सेल जो सिंगल पहली बनती है वही स्पोरोफाइटिक होती है, टू सेल वाली। ऑन द अदर एक्सट्रीम देयर इज ए डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट इन द डोमिनेंट photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by single or few celled haploidic gametophyte. जैसे gametophytic phase प्लांट में क्या है, कहाँ कहाँ गेमिटोफाइटिक फेज है, जो चंद फ्लावर हैं, जो थोड़े से फ्लावर हैं, क्या उन्हीं में है क्या, और कहाँ पे बताओ प्लांट में? इतना बड़ा प्लांट, कुछ फ्लावर उगे बस उन्हीं में तो गेमिटोफाइट है, और वो भी कुछ मौसम के लिए, हो सकता है 1 महीने के लिए। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, पॉलिनेशन हुआ नहीं कि सब गया, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्स एज डाइप्लांटिक। तो जरा देखो पूरा प्लांट कैसा है, क्या पूरा प्लांट स्टेम सेल से बना है? ये मैं बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। ये कैसा है पूरा, क्या पूरा स्पोरोफाइटिक है? जबकि इसकी जो सेल है, तो इसकी सेल कैसी थी,
इसका थैलॉइड देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, वो सब हैप्लॉन्टिक था, हैप्लॉइड था। जबकि इस केस में जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके केस में अगर आप देखेंगे तो सब डाइप्लॉन्टिक चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही फूल अब फ्लावर बना तो फ्लावर के अंदर भी सब जगह नहीं, पेटल सेपल में नहीं, और वो भी पूरे कार्पल में नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक जगह मियोसिस होगी, वो भी 3 टाइम्स। मियोसिस कितनी बार हुई बताओ? 3 टाइम्स। और वो भी पॉलन में, पॉलन के अंदर में फिर से रिड्यूस्ड जो न्यूक्लियस है वो 2 बार उसने, मतलब एक बार मियोसिस हुई, उससे पूरा पॉलन ग्रेन बन गया, और फिर उसके बाद जब वो पॉलन ट्यूब निकली तो फिर से एक बार माइटोसिस हुई। ध्यान रखना, मियोसिस के बाद फिर मियोसिस हो सकती है क्या? हाँ, तो इस तरीके से हुआ। वास्तव में वो जो हमने 3 टाइम्स मियोसिस लिखा है वो भी माइटोसिस ही है, उसको ठीक करो। वास्तव में क्योंकि वो मियोटिकली तो डिवाइड था ही, तो जो चीज़ हमने नहीं लिख दी थी पहले कि एक बार वो जो मदर सेल थी वो कैसी थी बताओ? ठीक है, तो जिससे गलत ना हो जाए आपका। तो ये सब जो चीज़ हो रही है ये क्या होगा, यहाँ से तो एन हो ही गया है, एन के बाद एक बार मियोसिस होने के बाद अब क्या होगा बताओ? फिर से थोड़ी ना मियोसिस हो सकती है, एन एन से कम क्या होगा? तो ऐसा हमने कहीं कुछ लिखा है क्या? 3 फोल्ड मियोसिस, ऐसे काट के क्या करो, ये तो खुद ही एन है ना, जर्म सेल बोलो। तो इसलिए अब देख लो, इसमें हम देख लेते हैं इन प्लांट्स ओवम इज डाइप्लॉइडिक और हैप्लॉइडिक? हैप्लॉइड ही होता है, एक्सेल या ये खुद ही हैप्लॉइडिक है। तो फिर अब और क्या करेगा, तो इसलिए इसे क्या लिख देना चाहिए? 3 फोल्ड। नाउ माइटोसिस, 3 फोल्ड माइटोसिस कहीं पर भी होगी तो वो चीज़ क्या होगी, ये भी क्या है, अब ये खुद ही एन है, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा बताओ? एन एन टूट के फिर थोड़ी ना हाफ एन बनाएगा, बोलो। तो ये माइटोसिस हो जाएगी इस तरीके से। और भी कहीं अगर आपको दिखे ना नोट बनाते समय तो आप लिख लेना, हम भी अपने में 3 फोल्ड माइटोसिस हो जाएगी। और इसी तरीके से डीएसएस तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर ये तो हम लोगों ने लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, विच आफ्टर माइटोसिस सब डिवाइड्स, तो ये कैसे डिवाइड होगा, बाई माइटोसिस। और ऐसे ही ये विच आफ्टर 3 फोल्ड, ये भी कैसे डिवाइड होगा, माइटोसिस, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से बाकी तो सब कुछ ठीक है, जो जो चीज़ हुई हैं। अब देखो कि ये बन गया और तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपका पिछला पन्ना निकालिए, तो उसमें वो क्या कह रहा है उससे और क्लियर हो जाएगा। माइटोसिस कैन नॉट बी फॉलोड बाई माइटोसिस, तो ये चीज़ है। तो ठीक है, तो इसमें नहीं लिख रहा है, लेकिन बात यही है, माइटोसिस के बाद मियोसिस होती है। अब देखो, क्योंकि जो गेमीटोफाइटिक फेज है वो कैसे डिवाइड करते हैं बताओ? क्या वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं? पीछे कितनी जगह हम लोगों ने पढ़ लिया, सभी जगह तो यही पढ़ते आए हैं कि वो जो उनका थैलस है वो कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली तो करेगा, पहले ही रिड्यूस हो चुका है तो अब और क्या करेगा, नहीं। अब देखो, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाइप्लांटिक ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जिसमें सीड्स होते हैं। सीड होंगे, सीड क्या है, क्या एम्ब्रियो
और एंडोस्पर्म जब सीड कोट के अंदर रहते हैं, यही सीड है क्या? हाँ। और एम्ब्रियो के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एम्ब्रियो के होंगे एक एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। यानी कि जो ये एम्ब्रियो नहीं बना है, ये एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो में एक चीज ये क्या बनेगी बताओ? क्या ये ऊपर चल के ये लीफ बन जाएगी और ये रूट बन जाएगा? बोलो। तो यही चीज तो हम पूछ रहे हैं आपसे। एपिकोटाइल, और ये नीचे वाली क्या होगी? हाइपोकोटाइल। इसी से तो बनेंगे सब ना। अब देखो, अच्छा, द गेमिटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड दिस काइंड ऑफ टर्म, इट इज डाइप्लॉन्टिक। सभी सीड ब्रीडिंग प्लांट में डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। दैट इज ऑल सीड ब्रीडिंग प्लांट्स फॉलो दिस पैटर्न। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। तो इन्होंने कहा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में हैप्लॉन्टिक ज़्यादा है, हैप्लॉन्टिक ज़्यादा है और डाइप्लॉन्टिक कम है, दोनों मिल गए तो ये डाइप्लॉन्टिक है। तो थोड़ा सा जो स्पोरोफाइटिक केस है ना, उसको ये कंसीडर कर रहे हैं। तो हैप्लॉइड ज़्यादा है और डाइप्लॉइड कम है, तो इसका नाम क्या पड़ा बताओ? हैप्लोडाइप्लॉन्टिक। नीचे एन लिखा है और ऊपर 2n लिखा है, तो ज़्यादा कौन सा है? हैप्लॉइडिक। जो आपने अभी मर्केंटिया दिखाया था पीछे, जिसमें गैमा कप होते हैं, नीचे थैलस होता है वह, या फिर आपको देख लो फ्यूनेरिया, तो उसमें क्या होता है? दोनों ही चीज़ें तो हैं, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, लेकिन ये फेज बड़ा है तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? गेमिटोफाइट फेज बड़ा, तो हैप्लोडाइप्लॉन्टिक नहीं हो गया? ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, हाउ एवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, कि कौन डोमिनेट कर रहा है। दोनों फेज कह रहा है फ्री लिविंग है, इसका मतलब है कि जो स्पोर है वो भी फ्री लिविंग है। कहीं कहीं हमसे भी गलती हो जाती, क्योंकि बहुत दिन बाद बायो पढ़ रहा हूँ, तो उसे फिर मैं अमेंड कर लेता हूँ आपको पढ़ाते समय। ठीक है। ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लॉइडिक। तो जो थाइलॉइड होता है या थाइलस होता है वो क्या होता है? क्या वो हैप्लॉइडिक होता है? होता ही है, जिसमें गैमा कप लगे होते हैं। एंड इट अल्टर्स विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन। जो स्पोरोफाइट होता है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करता है? क्या वो गेमिटोफाइट पे डिपेंड करेगा? The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body. Diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic diploid sporophyte है। अगर dominant represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body, it alters with multicellular saprophytic or autotrophic phase, independent but short lived. Such a pattern is known as haptodiploidic lifestyle. क्या कहता है? डोमिनेंट इंडिपेंडेंट, इसमें फिर से इसे पढ़ो। द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड, जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सके लेकिन थाइलॉइड हो जिसमें, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कहेंगे हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। एंड इट अल्टर्स विथ शॉर्ट टर्म स्पोरोफाइटिक फेज, थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट है। तो ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, लेकिन फिर भी ये हैप्लोडाइप्लॉन्टिक है। तो फोटोसिंथेटिक फेज इसमें कैसा है बताइए? क्या वो थाइलॉइड है, थैलस है, और वो गेमिटोफाइट है, और थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट आया। लेकिन डाइप्लॉइडिक स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। जैसे बाकी एंजियोस्पर्म में उसमें डाइप्लॉइडिक वाला ही ज़्यादा देर के लिए रहेगा, सब पूरा प्लांट तो डाइप्लॉइडिक ही है, सिर्फ फ्लावर ही इसमें हैप्लॉइड होगा। इट अल्टरनेट्स विद
मल्टी सेलुलर, और फ्लावर भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो येलो कलर के हैं, रेड कलर के हैं, उसमें क्लोरोफिल तो अभाव है ना, क्लोरोफिल है ही नहीं। तो वो किस अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करेगा, क्या डाइप्लॉइडिक यानी स्पोरोफाइटिक फेज पे? तो ये है, बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइडिक होगा। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल। नाम ये कह रहा है हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल कह रहा है, बट इसे डाइप्लॉन्टिक बोलना चाहिए या डाइप्लोहैप्लॉन्टिक बोलना चाहिए, बड़ा जो है उसे पहले लगाना चाहिए। आल टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होगा कि पूरा प्लांट कैसा है, क्या पूरा प्लांट स्पोरोफाइटिक है? फर्न बोलो, 2N वाला, और सिर्फ उसके टिप पे, यानी देखा नहीं था कि लीफ के अंदर एम्बेडेड थे सीड्स, देखा था कि नहीं? तो तो मतलब सीड्स उसमें क्या होंगे, कहीं ना कहीं टिप में होंगे या उसके ऊपर में स्ट्रॉबेरी होगी, तो वैसा होगा, स्ट्रॉबिलस होगा, वहाँ वहाँ होंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा प्लांट जब डाइप्लॉइडिक हो और सिर्फ उसके गेमीट्स थोड़ी देर के लिए आ रहे हों, तो ऐसा ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। तो टेरिडोफाइट हैप्लोडाइप्लॉन्टिक पैटर्न को करता है। और ब्रायोफाइट किसको करते हैं, ये देखें ज़रा, ये किस पैटर्न की बात कर रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा। ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट डाइप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल। ब्रायोफाइट में भी दोनों फेज हैं। ब्रायोफाइट हैप्लोडाइप्लॉन्टिक है, तो वो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसी को इसे ये कवर कर रहा है कि ब्रायोफाइट में दोनों हैं। चूँकि पूरा प्लांट हैप्लॉन्टिक है, उसके स्पोर्स डाइप्लॉन्टिक हैं, इसलिए वो भी हैप्लोडाइप्लॉन्टिक है। टेरिडोफाइट को भी कह रहा है पूरा प्लांट डाइप्लॉन्टिक है, उसका ऊपर का हिस्सा जो उसके वो गेमीट्स हैं वो हैप्लॉन्टिक हैं, इसलिए हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, दोनों हैप्लोडाइप्लॉन्टिक हैं। ठीक है, नेट में यही बता रहा है कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, वाई आर, तो सब दोनों हैप्लोडाइप्लॉन्टिक हैं। और डाइप्लोहैप्लॉन्टिक वर्ड को यहाँ ऑमिट कर दिया गया है, सिर्फ हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लिखा गया है, एक ही वर्ड मानो दोनों को। इंटरेस्टिंगली वाइल मोर 3 ही तरीके के केस हैं, चौथा माना नहीं गया है। कहीं कहीं नेट में लिखा है डाइप्लोहैप्लॉन्टिक, इसे हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, इसे डाइप्लोहैप्लॉन्टिक, लेकिन आपकी जब बुक उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही, हो सकता है आगे के केसेस में हो, है ना, बीएससी में हो, तो हम अभी से क्यों देखें, सबको हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लिखती जाओ। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा आर हैप्लॉन्टिक, ये हो गया। और इसी तरीके से फ्यूकस एल्गा इज़ डाइप्लॉन्टिक, ज़्यादातर एल्गा हैप्लॉन्टिक हैं और ज़्यादातर ये एंजियोस्पर्म या सीड बियरिंग प्लांट डाइप्लॉन्टिक हैं। तो अब आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि एल्गा क्या है, कि ऑल एल्गा आर हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक है, यानी जो इनमें डाइप्लॉन्टिक फेज होगा वो सिर्फ 1 सेल होगा, उसके बाद फिर से हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, उसका फिर माइटोसिस नहीं होगा। तो डाइप्लॉन्टिक फेज इसमें किसके लिए होता है, is for 1 cell. After that alteration of generation takes place. After that alteration of generation takes place. और except fucus is diplontic. Except फ्यूकस, फ्यूकस के भी फ़ोटो आपको हमने भेज दिए थे, वीडियो भेज दिए थे, इज़ डाइप्लॉन्टिक। बाकी सब वॉलवॉक्स हुए या जितने भी हुए ये सब क्या हैं, हैप्लॉन्टिक हैं। ठीक है,
नाउ ये देख लो फिर से, जैसे फ्यूकस का इसमें नहीं है, प्लांट है, ये फ्यूकस है बीच वाला। अच्छा अब देखो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये चलती कैसे है कि सबसे पहले यहाँ पर जब स्पोर बनेंगे तो स्पोर बनेंगे गेमिटोफाइट। सो गेमिटोफाइट एन होंगे, गेमिटोफाइट आगे चलेंगे तो गेमिटोफाइट की गेमिटो, इसके बाद क्या होगी, गेमिटोफाइट मिल जाएंगे, उनका फ्यूज़न होगा, गेमिटोफाइट से गेमिटोजेनेसिस होगी, गेमिटोजेनेसिस यानी बहुत सारे गेमिटोफाइट बन जाएंगे गेमिटोफाइट से। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग गेमिटोफाइट, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे जैसे हो, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, अगर उनकी सिंगेमी हुई तो फिर क्या होगा, इनकी सिंगेमी से क्या बनेगा, क्या इससे जाइगोट बन जाएगा, और वो 2n होगा, और 2n के बाद फिर क्या होगा कि ये यहाँ तक ये सिंगल है, सिंगल से फिर दो बना, तो सिंगल से दो बनने तक अंदर रखो, और दो के बाद जैसे ही चार बने बाहर कर दो इसके, मतलब एक से दो बनना। तो जो फर्स्ट मियोसिस है वो एक तरीके की माइटोसिस होती है क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इसलिए यहाँ तक कैसे रखो इसको, एक से दो, और दो से फिर चार, तो ये एन क्रोमोसोम हो गया, और ये क्या है, यहाँ तक 2n क्रोमोसोम हो गए। ये चीज़ जब जाइगोट बन जाएगा तो मियोसिस हो रही है इसकी, ठीक है। तो वास्तव में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 4n हो जाएगी, वो सब हमें दिखाने की जरूरत नहीं, बट ये मियोसिस है, मियोसिस के बाद n हो गया। तो अब यहाँ पर आपने क्या देख लिया, ये ए फेज़ ये बी फेज़। ए फेज़ में क्या देख लिया कि ए फेज़ डाइप्लॉन्टिक है और बी फेज़ हैप्लॉन्टिक है। ये जो बन गए ये क्या बन गए, क्या ये स्पोर्स बन गए, ठीक है। सो ए डाइप्लॉन्टिक, तो ए और बी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाइप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक नहीं लेना है, हमें रिजल्ट सीधा दिखाना है कि ये हैप्लॉन्टिक फेज़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल सेल वाला काम हो रहा है। तो ये कैसा है, पहला वाला हैप्लॉन्टिक हुआ कि नहीं, वैसे हैप्लॉन्टिक हो गया। अब जो दूसरा केस है उसमें ब्रायोफाइटा है, जैसे ये डाइप्लॉन्टिक वाला देखो, तो डाइप्लॉन्टिक में क्या है, ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सीड बियरिंग। इसमें कैसा होगा, डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होगा, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, सिंगेमी होगी, जाइगोट बनेगा सिंगेमी, और उसके बाद जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा। तो जैसे गेमीटोजेनेसिस है वो भी माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन गेमीटोजेनेसिस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, थैलस बनाने के लिए। इसमें जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से स्पोरोफाइट बनेगी, तो इसको कहेंगे स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोफाइट। पूरी बॉडी बन गई प्लांट की, तो वो स्पोरोजेनेसिस हो गया, उसका तना बन गया, जड़ बन गई, पत्तियां बन गई, सब बन गया। तो इसका क्या नाम होगा, स्पोरोजेनेसिस। फिर ये 2n है, 2n से अभी ये 2n ही चल रहा है, तो 2n के बाद अब क्या होगी बताओ, क्या गेमीटोजेनेसिस होगी, गेमीटोजेनेसिस में एक से दो बना,
अभी तक 2n ही है, लेकिन अब जब 2 से 4 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये गेमीट बन जाएंगे? बोलो। और इनमें से किन्हीं दो की सिंगेमी हो जाए तो उससे क्या होगा? फिर से जाइगोट बन जाएगा। तो ये मान लीजिए ए फेज़ है और ये बी फेज़ है, तो ये डाइप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल हो गई। अच्छा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसमें किस तरीके से होगा कि मान लीजिए आप कहीं पर ज़्यादा समय के लिए दोनों और दोनों का इंडिपेंडेंट हो, स्पोरोफाइटिक फेज एंड गेमिटोफाइटिक फेज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये चीज़ होती है इसमें, स्पोरोफाइटिक एंड गेमिटोफाइट दोनों प्लांट के दो हिस्से हैं, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। गेमीट भी अलग से रह सकते हैं और जो स्पोर है वो भी अलग से रह सकता है। मान लीजिए कि अगर सिंगेमी हो गई ब्रायोफाइटा में, मान लीजिए सिंगेमी हो गई, तो फ्यूनेरिया में हो गई, मर्केंटिया में हो गई, तो उससे क्या बन जाएगा? क्या जाइगोट बन जाएगा? ठीक है। तो 2n हमने आपको दिखाया था कि लीफ कैसी होती है और उसमें चले जाते हैं कि नहीं हवा के जरिए, पॉलेंस ऐसे चले गए थे कि नहीं, नीचे से एंटर कर गया, तो सिंगेमी हो गई। और फिर सिंगेमी के बाद क्या स्पोरोजाइगोट तो बन गया, तो इसके बाद क्या एक पूरा प्लांट ही बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या स्पोरोजेनेसिस, इसे क्या कहेंगे? स्पोरोजेनेसिस के बाद अब इसका क्या होगा? ये अब ये सब टूटने लगेंगे और टूटने के बाद जो सिंगल है वो कितने में टूटेगा? 2 में। लेकिन 2 कितने में टूटेगा? फिर 2 में। तो ये कौन सा फेज़ आ गया? तो ये फेज़ अब दूसरा आ गया, तो ये दैट इज़ अदर फेज़। इसमें ये अब स्पोर्स बन गए हैं और इसे मियोसिस कहा जाए। सो मियोसिस के बाद अब जब ये n क्रोमोसोम के स्पोर बन गए तो आगे अब ये क्या बनाएंगे? यही गेमिटोफाइट और बनाएंगे। पूरा प्लांट बन गया ना। फाइट का क्या मतलब होता है? क्या प्लांट? स्पोर से प्लांट बना दिया, तो ये गेमिटोजेनेसिस नहीं हुई। ठीक है, जेनेसिस ये नहीं कह रहा है कि एंथरीडियम और जो है आर्किगोनियम बनाया, कह रहा है प्लांट बना दिया, फाइट बना दिया है पूरा, वहाँ भी पूरा फाइट बना दिया। तो प्लांट ही बन जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? गेमिटोफाइट बना दिया, थैलस बना दिया। और फिर जब गेमिटोफाइट से आगे बढ़ेंगे तो सिंगेमी, 2 गेमिटोफाइट अलग अलग तरीके के ही होते हैं इसमें, तो वो फिर सिंगेमी कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर तो ए और बी फेज़ रहेगा। आप देख रहे हैं गेमिटोफाइट एन फेज़ है, फिर इनकी सिंगेमी हो गई, ये भी एन फेज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने देख लिया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में किस तरीके से होता है। तो इसे क्या कहेंगे? क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक? ठीक है ना। स्पोरोजेनेसिस भी हुई, गेमिटोजेनेसिस भी हुई। गेमिटोजेनेसिस कहीं भी लिख सकती हो, तो ये गेमिटोजेनेसिस हो गई। बाकी रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में करेंगे, इतना ही रखो। क्या कल? कल किसकी होनी चाहिए बताओ? अब अगला नंबर किसका है? फिजिक्स का होगा क्या?
केमिस्ट्री कर लेंगे। और सर बायो के वाइवा में सेकंड थर्ड चैप्टर आएगा। बायो के बारे में हाँ थर्ड चैप्टर पूछेंगे।